नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की पढ़ते खोलने वाले हैं जिसका नाम है राक्षस। ये कहानी है दोस्ती की, धोखे की और एक ऐसे भयानक श्राप की जो पीछा नहीं छोड़ता। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही गहरे रहस्य से। एक तूफानी रात है और एक आदमी कुछ खोद रहा है, कुछ ऐसा जो शापित है। सवाल यह है कि वो कौन सी पुरानी खतरनाक बुराई को बाहर निकालने वाला है। अब सीन बदलता है। जगह है एक सुनसान पहाड़ी खंडहर। यहाँ एक नौजवान जमीन खोदकर एक पुराना लोहे का बक्सा निकालता है। सोचिए उसे कितनी उम्मीदें होंगी, पर अफसोस बक्से के अंदर जो था वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे था। वो बक्सा खोलता है और उसकी जो जीत वाली हंसी थी ना, वो अचानक खौफ में बदल जाती है। अंदर थीं 3 मिट्टी की मूर्तियां, लेकिन उनके सिर नहीं थे। और ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि उसका जो तांत्रिक अनुष्ठान है वो शुरू होने से पहले ही बिगड़ चुका है। उसकी किताब के हिसाब से ये एक बहुत ही बुरा, एक विनाशकारी अपशकुन था। तो ये सब हुआ कैसे? इस मुकाम तक कहानी पहुंची कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कुछ दिन पहले। देखते हैं कि कैसे कुछ दोस्तों के एक ग्रुप ने अनजाने में इस पूरी खौफनाक कहानी की शुरुआत की। तो कहानी में हैं 4 कॉलेज के दोस्त। सेमेस्टर खत्म हुआ है और सब जश्न मनाने के मूड में हैं। तो प्लान बनता है पहाड़ों पर जाने का, बिल्कुल बेखबर कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप होने वाली है। इनमें से एक है रवि, जो वहीं पहाड़ों का रहने वाला है। वो सबसे कहता है कि चलो एक ऐसी रहस्यमयी जगह चलते हैं जहां कोई और गाइड जाने की हिम्मत तक नहीं करता। और यात्रा की शुरुआत होती है एक अजीब से पहाड़ी ड्रिंक के साथ जो रवि सबको देता है। उसको पीकर ना एक हल्का सा नशा, एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से लौटना नामुमकिन था। एक मजेदार ट्रिप अब एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। अचानक धीरज बीमार होने का नाटक करता है ताकि गाड़ी रुके। फिर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और तभी गाड़ी एक रहस्यमयी तरीके से रुक जाती है। धीरज कहता है कि कोई अजीब सी ताकत उसे खींचकर ठीक इसी जगह पर ले आई है, पर असल में ये उसके बड़े धोखे का बस पहला कदम था। और जब वो सब गाड़ी से उतरकर देखते हैं तो उन्हें वहां एक हाल ही में हुए तांत्रिक अनुष्ठान के बहुत ही डरावने सबूत मिलते हैं। सोचिए, बिना सिर वाली मूर्तियां, हर तरफ बिखरे हुए काले तिल, पुराने खून के धब्बे। साफ था कि यहां कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। तभी रवि सबको वार्निंग देता है। वो कहता है कि आसपास के गांव के लोग इधर आना तो दूर इसकी बात तक नहीं करते। ये जगह शैतान के प्रकट होने की जगह है, इतनी खौफनाक कि इससे बचने के लिए एक पूरा का पूरा गांव रातों रात यहां से गायब हो गया था। ये सब देखकर दोस्त फौरन वहां से निकलकर एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। लेकिन वो जो खंडर की बुराई थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो उनके साथ साथ वहां भी आ पहुंचती है। और फिर जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर खौफ अपनी हदें पार कर देता है। आधी रात को मधु को अपने कमरे में वही मूर्ति दिखती है। सुबह होने से ठीक पहले वो मिट्टी खाती हुई मिलती है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा तुड़ा हुआ था और सुबह होते ही वो बेरहमी से खुद को नोचकर मार डालती है। और इसके कुछ ही देर बाद मनोज भी अपने कमरे में मरा हुआ मिलता है। अगर किसी को भी शक था कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो शक तब खत्म हो जाता है जब वो लोग सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखते हैं। फुटेज में साफ दिखता है कि मधु अपनी मौत से ठीक पहले एक जानवर की तरह दीवारों पर रेंग रही थी। ये देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। अब इस डर और खौफ के माहौल में धीरज अपनी चाल चलता है। वो बड़ी चालाकी से सारा का सारा शक रवि पर डाल देता है। वो कहता है रवि ने जलन के मारे मधु पर काला जादू किया है, जबकि रवि बेचारा बस यही कहता रहा, मैं उससे प्यार करता था, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। और जब ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं, वो शैतानी ताकत अपना दूसरा शिकार भी कर लेती है। मनोज मरा हुआ मिलता है और उसका मुंह बेरहमी से मिट्टी से ठूसा हुआ था। खौफ और बढ़ जाता है और ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ रवि अपने दोस्तों के गम में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ धीरज अपने कमरे में जाकर हंसता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मास्टर प्लान था वो लगभग पूरा हो चुका था। और यहीं पर खुलता है सबसे बड़ा राज। असल में धीरज का परिवार एक पुराने कबीले से है और उसके परिवार पर एक भयानक, एक राक्षसी श्राप है। एक ऐसा श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और एक एक करके सबको मार देता है। इसी श्राप ने उसकी माँ, बहन और पिता की जान ले ली थी।
उसके पिता की एक पुरानी गुप्त किताब थी और उसी किताब में इस श्राप से बचने का एक खौफनाक तरीका लिखा था। तरीका ये था कि उस शैतानी ताकत को खुश करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा और उस अनुष्ठान में 2 इंसानों की बलि देनी होगी। सिर्फ तभी ये श्राप बलि देने वाले को छोड़कर चला जाएगा। तो अब सारी तस्वीर साफ हो जाती है। धीरज ने ये पूरी की पूरी ट्रिप प्लान ही इसलिए की थी ताकि वो अपने ही दोस्तों की बलि देकर खुद को उस श्राप से बचा सके। मतलब वो पहाड़ी ड्रिंक, गाड़ी का रुकना, हर एक चीज, सब कुछ उसकी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। धीरज को लगता है कि वो जीत गया, कि वो अब आज़ाद है, वो अपनी जीत का जश्न मनाता है, लेकिन वो एक बहुत छोटी पर बहुत ही ज़रूरी बात भूल गया था। एक ऐसी गलती जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। तभी वो राक्षसी मूर्ति उसके सामने आ जाती है और कहती है एक ऐसी बात जो धीरज के पैरों तले जमीन खिसका देती है। वो कहती है, मेरे भोग की थाल में तेरा खून भी शामिल था। मतलब उसके अनुष्ठान में एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती हो चुकी थी। और वो गलती क्या थी? कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब वो लोग उस खंडर में थे तो धीरज के हाथ में एक कांटा चुभ गया था। उसके खून की सिर्फ एक बूंद जमीन पर गिरी थी और बस उसी एक बूंद ने अनजाने में उसे खुद तीसरा बलिदान बना दिया था। और फिर धीरज का अंत भी ठीक वैसा ही होता है जैसा उसके दोस्तों का हुआ था, उसी मिट्टी और उसी दर्द में। कहानी इसे प्रकृति का नियम कहती है, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये किस्मत थी या ये कर्म था?